जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं डेली डोज संख्या 323 में। आज तारीख है 20 अगस्त 2020 और इससे रिलेटेड जो भी करंट के प्रश्न हैं वो हम आपके साथ लेकर उपस्थित हैं। आज का पहला प्रश्न है, नवाचार उपलब्धियों पर अटल रैंकिंग में पहला स्थान किस संस्थान का है? उत्तर है आईआईटी मद्रास। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे कि ये जो पहला स्थान आईआईटी मद्रास को मिला है, ठीक है, नवाचार उपलब्धियों में अटल रैंकिंग द्वारा। तो इसका फुल प्रोसेस क्या है और ये किस तरीके से प्रोसेस में आता है, तो ध्यान देंगे कि शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल द्वारा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस बात को, शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल द्वारा ARIIA। अब ARIIA का फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान देंगे आप, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, ठीक है। तो इसी के तहत रैंकिंग 2019 शुरू की है, ठीक है, और इसके उद्देश्य के तहत भारत में नवाचार, उद्यमिता, स्टार्टअप और संकाय एवं छात्रों के बीच विकास के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को यह रैंक प्रदान कराया जाता है, ठीक है। अब इसी में आईआईटी मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ। तो ध्यान देंगे कि आईआईटी मद्रास के बारे में कुछ जानते हैं, ठीक। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हम आईआईटी का हिंदी यही बोलते हैं, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, ठीक। तो यहां ध्यान देंगे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान के लिए अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट उपलब्धियों पर संस्थान की अटल रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। एक बात और भी ध्यान देंगे कि ये रैंकिंग जारी किसने किया है, ये प्रश्न आपसे बनाया जा सकता है। तो ये रैंकिंग जारी किया है किसने? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। और जब भी मैंने आपसे कहा है कि उपराष्ट्रपति का नाम है तो वो किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये आपको जरूर रिपीट करना है। तो जो वेंकैया नायडू हैं वो 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, जबकि हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कौन से हैं, तो 14वें रैंक के, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन है, तो 15वें नंबर के, ठीक है। तो इनका रैंकिंग आप याद रखेंगे क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में देखा गया कि इनके रैंकिंग से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एक और भी आप ध्यान रखेंगे कि पहली बार ARIIA 2020 रैंकिंग में महिलाओं के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में एक विशेष श्रेणी शुरू की गई है। इसके विजेता अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन रहे हैं, ठीक है। एक और भी यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है कि 2019 में जो संस्थान की संख्या 496 थी वो अब 2020 में कितना हो गया, 674 हो गया। तो इतनी जानकारी थी इससे रिलेटेड। अब एक बात आपके साथ रिक्वेस्ट के साथ ये कह रहे हैं कि ये प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल था, इसलिए आप इस प्रश्न को रिवाइंड करके देखिएगा, यानी 2 से 3 बार जब आप इसे पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। इसलिए इस प्रश्न को स्किप करने के लिए नहीं सोचेंगे आप। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। शक्ति 32 बिट एंड वेगा 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किसने की है? उत्तर है आईआईटी मद्रास एवं CDAC ने। अभी अभी मैंने आपको आईआईटी मद्रास के बारे में बताया, तो वहां से आप आईआईटी मद्रास की जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। कहां सदी की दुनिया की सबसे गर्म हवा 54.4 डिग्री सेंटीग्रेड पाई गई है? उत्तर है मोजावे रेगिस्तान में, ठीक है। और मोजावे रेगिस्तान का है, तो ये उत्तरी अमेरिका का एक रेगिस्तान है, ठीक है। तो आप ये ध्यान जरूर रखेंगे मोजावे रेगिस्तान का लोकेशन क्या है, तो ये अगर महाद्वीप के तौर पे देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। किस जगह से प्राप्त क्रेटरों में एक क्रेटर का नाम विक्रम साराभाई रखा गया? ठीक है, उत्तर होगा कि चंद्रमा पर, ठीक, जो हमारा चंद्रयान 2 गया, ठीक है, तो उसने कुछ फोटोज क्लिक करे हैं, ठीक है, और उन्हीं में से उसने एक क्रेटर का भी फोटो क्लिक करा है और उसी क्रेटर का नाम क्या रखा गया? विक्रम साराभाई क्रेटर, ठीक है। अब विक्रम साराभाई का नाम हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ऐसा कह सकते हैं हम कि हमारे देश को अगर अंतरिक्ष की दुनिया में पहुंचाने के लिए अगर पहला कदम किसी ने रखा तो वो नाम
विक्रम साराभाई का है, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहली बार प्रयास करा कि भारत भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुछ अच्छा करे, ठीक है। और इसी के तहत इन्होंने ही, जो आप आर्यभट्ट पहला उपग्रह पढ़ते हैं कि अब्दुल कलाम के निर्देशन में अंतरिक्ष भेजा गया, ठीक, तो उसकी सारी रूपरेखा तथा अब्दुल कलाम को निर्देशित करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? विक्रम साराभाई ही थे। आकस्मिक कारणों से ये 51 वर्ष की उम्र में ही इनका निधन हो गया, ठीक। लेकिन विक्रम साराभाई की ही देन थी कि आर्यभट्ट को सक्सेसफुली लॉन्च कराने का एक बेस तैयार किया जा चुका था। अदरवाइज हम ये भी कह सकते हैं, जो आज हम टेलीविजन पे कुछ चीजें देख पाते हैं, सैटेलाइट्स का मदद ले पाते हैं, तो उसकी भी नींव विक्रम साराभाई ने ही रखे थे, ठीक है। तो इस वजह से हमारे लिए विक्रम साराभाई का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप जरूर याद रखेंगे कि चंद्रमा पर जो क्रेटर की तस्वीर कैद की गई है उसी का नाम विक्रम साराभाई क्रेटर रखा गया। तो ये बात आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक बात और भी यहां से ध्यान रखेंगे कि विक्रम साराभाई का जो जन्म तिथि है, ठीक है, वो 12 अगस्त है और उनका जो जन्म हुआ था वो 1919 में 12 अगस्त को हुआ था, ठीक है। और उनके 101वें जन्म दिवस पे ये उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी गई है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? उत्तर है रोहित शर्मा एवं विनेश फोगाट को। अब ध्यान देंगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं दोनों लोग का नाम गया है, ठीक। इस बार कुल 4 लोगों के नाम गए। वैसे जनरली राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए मैक्सिमम 2 या 3 नाम ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन पिछले बार भी और इस बार भी 4 नाम तक नॉमिनेट करने के लिए गए हुए हैं। अब इसमें से कौन चुना जाता है, क्योंकि ये तो अभी नाम भेजे गए हैं, ठीक है। तो वो 4 नाम कौन कौन से हैं पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि क्रिकेट के क्षेत्र से रोहित शर्मा का नाम गया है, पहलवानी में विनेश फोगाट का, और मनिका बात्रा जो टेबल टेनिस की प्लेयर हैं, ठीक है, और एम थंगावेलु जो पैरालंपियन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इन चारों लोगों का नाम गया हुआ है, ठीक है। अब आइए एक बात यहां से ध्यान देते हैं कि ये नाम भेजता कौन है, ठीक। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति होती है, ठीक है, और वही नाम भेजती है, ठीक है, इस पुरस्कार के लिए, और इन चारों लोगों का नाम गया है। अब एक बात ध्यान देंगे कि अगर कोविड-19 का टाइम नहीं चल रहा होता तो ये आयोजन में लोग पार्टिसिपेट करते, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये जो आयोजन है वो वर्चुअल कराया जाएगा, ठीक, और वर्चुअल कराया जाएगा। और इस दौरान अगर रोहित शर्मा, ठीक है, कौन? रोहित शर्मा सेलेक्ट होते हैं इसके लिए, ठीक, तो वो भारत के चौथे क्रिकेट खिलाड़ी ऐसे होंगे, यानी उनसे पहले 3 और लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। जैसे 1998 में यानी 1998 में सचिन तेंदुलकर को, 2007 में MS धोनी को, और 2018 में ये अवार्ड विराट कोहली को प्रदान किया जा चुका है, ठीक है। तो ये जानकारी थी आपको यहां से, ठीक है। अब एक बात और भी यहां से ध्यान देंगे आप कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जुड़े जो हमारे एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। पहला प्रश्न कि ये जो अवार्ड है, ठीक, वो कब से देना शुरू हुआ? तो आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा कहीं तो, कि इसकी शुरुआत 1991 से 92 में हुआ और यह प्रति वर्ष खिलाड़ियों को दिया जाता है, यानी कि ये हर वर्ष दिया जाने वाला अवार्ड है, ठीक है। और इस अवार्ड को पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, इनका नाम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये शतरंज के प्लेयर थे जिनका नाम विश्वनाथन आनंद है, ठीक है। और इसके तहत कुल 7 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है पुरस्कार के तौर पे, ठीक। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि यह पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस कब है? 29 अगस्त को, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर यह पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान कराया जाता है। अब राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म तिथि पे मनाया जाता है, यह भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। तो आपने नाम सुना होगा हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का, ठीक। तो ध्यानचंद के ही जयंती दिवस पे मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय खेल दिवस, और ये किस तारीख को है? 29 तारीख को। तो आप भी मेरी तरह ऐसे ही चीजों को लिंक करते रहिए और पढ़ते रहिए। होप करते हैं कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। 13वें IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सरशिप किससे मिला है? उत्तर है ड्रीम 11 को, ठीक है। अब एक बात यहां से ध्यान देंगे आप
कि ये किसको मिला है, ड्रीम 11 को। अब ड्रीम 11 है क्या, तो जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं ठीक उसी तरीके का ये एक काल्पनिक स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है ठीक। कौन, ड्रीम 11। यहां पे हम अपने फोन के माध्यम से एप्स होते हैं ठीक है, और उस एप्स के माध्यम से हम इसमें पार्टिसिपेट करके हम गेम खेलते हैं। अब एक बात यहां पे और भी आप ध्यान देंगे कि आईपीएल जो है ठीक है, तो आईपीएल जो होता है इसके आगामी सत्र जो भी होने वाले होते हैं या फिर जो भी हुए हैं उनके प्रायोजक चुने जाते हैं ठीक। और उसका प्रायोजक अब तक 2016 से लेके और अब तक कौन रहा था, वीवो रहा था ठीक है। अब वीवो क्या, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बहुत बड़ा नाम है क्या, वीवो, तो वीवो ही इनका प्रायोजक रहता था। लेकिन अभी भारत और चीन के बीच स्टैंड ऑफ के कारण ठीक, जो सीमा का स्टैंड ऑफ है उसके कारण क्या किया गया कि वीवो को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और इसकी जगह पे प्रायोजक के लिए कौन भागीदारी बन रहा है, तो हमारा काल्पनिक स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ठीक है। ये 222 करोड़ के लागत के साथ, यानी कि 222 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ बीसीसीआई के साथ ऐसा करार किया, किस चीज के लिए, प्रायोजक के लिए ठीक। अब एक बात ध्यान देंगे कि जो अभी आईपीएल होना है, जिसके बारे में मैंने आपको 3-4 बार बता रखा है कि इस बार का जो आईपीएल है वो इंडिया में नहीं होगा, किसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से। कहां होना है, तो यूएई में होना है ठीक है। और यूएई में कब से कब तक होगा, तो 19 सितंबर से लेके 10 नवंबर तक होगा। आपको यह भी पता है कि इस बार का जो आईपीएल है वो 13वां आईपीएल है ठीक है। और आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा अगर आप थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं क्रिकेट में, तो कि 2007 में बीसीसीआई के जो सदस्य थे कौन, ललित मोदी, इन्होंने इसके स्थापित के लिए एक प्रस्ताव रखा ठीक। और बताया गया कि ये जो गेम है वो अप्रैल से मई माह के टाइम में आयोजित कराया जाएगा ठीक, इस प्रस्ताव को पारित करके। और 2008 से लगातार प्रतिवर्ष आईपीएल की शुरुआत की जाने लगी ठीक है। तो 2008 में जो विजेता था वो कौन था, हमें उम्मीद है कि आपको ये नाम याद होगा, कौन, राजस्थान रॉयल्स जो पहला विजेता था ठीक है। और अभी तक सर्वाधिक किसके नाम है ठीक, तो सर्वाधिक में मुंबई इंडियंस का नाम आप ले सकते हैं ठीक है, जिसने कि लगभग 3 से 4 बार आईपीएल का खिताब जीता हुआ है। एक बात यहां से और भी ध्यान देंगे कि हमने एक लाइन यहां पे और भी आपसे साझा करा था कि एक मैच और यूएई में हो रहा है जो महिला का हो रहा है, कौन, महिला T20 ठीक है। वो कब से कब तक होगा, तो वो 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक होगा। तो इस तरीके से आप भी चीजों को लिंक करते जाएं ठीक है, और लिंक कर करके आप चीजों को याद रखने का प्रयास करें, फिर आपको भी इन सभी चीजों को याद करना बहुत आसान लगने लगेगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। मेघालय का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया, उत्तर है सत्यपाल मलिक। अब ध्यान देंगे कि सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ध्यान देंगे इस बात के लिए ठीक। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, या फिर जो उपराज्यपाल भी होते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश के होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान देंगे कि अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद। ये कौन से नंबर के हैं, 14वें नंबर के ठीक है। तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ठीक 18 अगस्त 2020 को सत्यपाल मलिक को मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया। अब जब ये नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं तो इनके जगह पे पहले से भी कोई होगा ठीक, और ये भी पहले कहीं किसी पोस्ट पे होंगे। तो ध्यान देंगे कि जो सत्यपाल मलिक हैं ठीक है, वो इससे पहले गोवा के राज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे ठीक है। और मेघालय में कौन थे, तो तथागत राय थे ठीक है, जो कि राज्यपाल के तौर पे कार्य कर रहे थे। लेकिन मेघालय में तथागत राय के जगह पे सत्यपाल मलिक को वहां का राज्यपाल राष्ट्रपति ने नियुक्त कराया ठीक है। अब एक बात यहां पे और भी ध्यान देंगे कि जब सत्यपाल मलिक गोवा से कहां पहुंच गए, मेघालय, तो गोवा का प्रभार किसको मिला, तो आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन, भगत सिंह कोश्यारी ठीक है। और इसी भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, किसको, भगत सिंह कोश्यारी को। तो इस तरीके से आप भी चीजों को लिंक करते जाएं ठीक है। अब देखिए मेघालय का नाम यहां 2-3 बार आ गया, तो मेघालय से 2-3 प्रश्न ज्योग्राफी से किस तरीके से बनते हैं। पहला, ये मेघालय में एक कुछ पहाड़ियों का रेंज पाया जाता है, जैसे गारो, खासी, जयंतियां ठीक। और इसी पहाड़ियों पर ये जनजाति रहती है, कौन, गारो, खासी, जयंतियां ठीक है।
तो आपसे ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि मेघालय की गारो खासी जनजातियां किस राज्य से संबंधित है, तो ये है मेघालय से संबंधित। अब एक और भी प्रश्न यहां से बनेगा, मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान, दो राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज्यादा फेमस हैं, एक नोकरेक और दूसरा बल्फक्रम। कौन? बल्फक्रम। तो इन दोनों का नाम आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और जब मेघालय की इतनी बात हो चुकी है तो मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं कॉर्नड संगमा। कौन है? कॉर्नड संगमा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किस नगर पंचायत को देश का पहला स्थान मिला है? उत्तर है नन प्रयाग। और जनरली हम सभी को पता है कि जो भी प्रयाग जिसके नाम के लास्ट में, चाहे देव प्रयाग हो, कर्ण प्रयाग हो, नन प्रयाग हो, वो सभी किस राज्य से संबंधित हैं? उत्तराखंड। ठीक है, अब प्रयागराज नहीं उठा लीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि वो इलाहाबाद हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है कौन? आनंदीबेन पटेल। वही अभी कहां की राज्यपाल एक और भी है, तो मध्य प्रदेश की राज्यपाल वही है। इस तरीके से आप भी चीजों को लिंक करें। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। भारत और अमेरिका के बीच यूएस इंडियन वीक सम्मेलन कब शुरू होगा? उत्तर है 31 अगस्त 2020। ठीक है, तो ये एक डेटाबेस प्रश्न है और आप इसको अभी इसी तरह से याद करें, क्योंकि जब ये सम्मेलन शुरू होगा तो इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स निकल करके आएंगे और उस टाइम हम इस प्रश्न को फिर से आपके सामने इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 के तरफ। किस पर्वत श्रेणी में अटल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? उत्तर है पीर पंजाल श्रेणी। अब यहां पे ध्यान देंगे कि ये जो अटल सुरंग हमने नाम आपके सामने रखा, ठीक है, ये इससे पहले रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता था। किस सुरंग के नाम से? रोहतांग सुरंग के नाम से। और यह किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो ये है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का। ठीक है, अब एक बात यहां से ध्यान देंगे कि ये जो रोहतांग सुरंग, जिसका नाम बदल करके अटल सुरंग हो गया, ये किसको किसको जोड़ता है? ठीक है, तो ये तैयार होने के बाद लाहौल और मनाली को जोड़ने का काम करेगा। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 8.8 किलोमीटर। ठीक है, और इसको बनाने का काम कौन कर रहा है? कौन सी कंपनी इसमें भागीदारी निभा रही है? ठीक है, तो इसको बनाने का काम ऑस्ट्रिया और भारत की ज्वाइंट वेंचर स्ट्रॉबेज F1 कंपनी काम कर रही है। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, ऑस्ट्रिया और भारत की ज्वाइंट वेंचर स्ट्रॉबेज F1 कंपनी इसमें काम कर रही है। ठीक है, और इसके मुख्य अभियंता कौन है? क्योंकि जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी बना तो उसमें राम वी सुतार का नाम बहुत ज्यादा फेमस हुआ था उस टाइम। ठीक है, उसी तरीके से इनका भी नाम आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो इसके मुख्य अभियंता कौन है? ब्रिगेडियर केपी पुरुषोत्तमन। कौन है? ब्रिगेडियर केपी पुरुषोत्तमन। ठीक है, तो इनका भी नाम आप ध्यान रखेंगे। एक बात और भी ध्यान देंगे कि ये जो अटल सुरंग बन रहा है, ठीक, इसका समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? तो ये लगभग 12,000 फीट समुद्र तल से ऊंचा है और इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा टनल होगा। ठीक है, और लगभग सितंबर में ही इसका आवागमन शुरू होने की बात कही जा रही है। इसमें कुल लागत कितना है? तो इसमें कुल 4,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। कौन सा राज्य 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाएगा? उत्तर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का नाम आप ध्यान रखेंगे। और आपको एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि किसी भी स्टेट का नाम आता है तो उससे रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हमने आपको पढ़ाया, उन सभी योजनाओं को आप रिपीट जरूर करते रहिए। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 8 सितंबर को पहले विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि इसके अध्यक्ष कौन है? किसके? अंतरराष्ट्रीय सौर संघ के। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में RK सिंह। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? ठीक, क्योंकि ये जो विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है तो इसका मोटो क्या है? तो इसका जो मेन पर्पज है वो है ऊर्जा को सस्ती बनाना। ठीक है, यानी बहुत सस्ते वे में ऊर्जा को उपलब्ध कराना। साथ ही साथ जो भी इसके लिए चुनौतियां आती हैं उनको समाधान करने हेतु दुनिया के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना। ठीक है, जिससे कि ऊर्जा को लोगों तक आसानी से सस्ते वे में पहुंचाया जा सके। एक बात यहां से और भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक, कि भारत 2022 तक लक्ष्य रखा है कि सौर ऊर्जा का 1 लाख मेगावाट, ठीक, उत्पादन करने की क्षमता सुनिश्चित करेगा। ठीक, तो और ये यहां पे इस प्रश्न में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये नाम है
कि 8 सितंबर को पहले विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो प्रश्न हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उसको हम 2-3 बार आपके साथ रिपीट करते हैं, तो उसको आप ये ना सोचे कि आपका टाइम कंज्यूम होता है, बल्कि वो आपको एट ए टाइम याद हो जाए, ये हमारा प्रयास रहता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। स्वास्थ्य नामक ई पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? उत्तर है जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। ठीक है, अब यहां पे आप ध्यान देंगे कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय किसके पास है? तो ये है अर्जुन मुंडा के पास। ठीक है, सेंटर में अगर देखें तो किसके पास है? अर्जुन मुंडा के पास। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। किस मुस्लिम देश ने पहली बार महिलाओं को मस्जिद में नियुक्त किया? उत्तर है सऊदी अरब। ठीक है, तो आप इसका भी नाम ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। किस बैंक ने डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया? उत्तर है पंजाब नेशनल बैंक ने। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल अपनाएं अभियान को शुरू किया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। दिल्ली सरकार सड़क सुरक्षा सुधार हेतु किसके साथ समझौता किया? उत्तर है ब्लूमबर्ग फिलानापी। कौन? ब्लूमबर्ग फिलानापी। और इसका नाम आप ऐसे ही एज इट इज याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। हाल ही में किस देश का नौसैनिक जहाज संग्राम गोवा पहुंचा है? उत्तर है बांग्लादेश। अब ध्यान देंगे यहां पे कि बांग्लादेशी नौसेना जहाज बीएनएस संग्राम जो है वो एक गाइडेड मिसाइल स्टील्थ कॉर्वेट, ठीक है, जो कि 17 अगस्त 2020 को गोवा के किस पोर्ट पर पहुंचा? ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न इसी तरीके से बनाए जाते हैं जहां पे मैं आपको फोकस कर रहा हूं कि किस पोर्ट पे पहुंचा, क्योंकि गोवा में और भी पोर्ट होंगे। तो गोवा के मार्मा गोवा पोर्ट पर ये पहुंचा है। ठीक है, जिसको कि आप अगर एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन देखें तो मोरमू गांव पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरमू गांव पोर्ट। ठीक है, और उसी पर ये बांग्लादेशी नौसेना जहाज बीएनएस संग्राम जिसका नाम है वो पहुंचा है। ठीक है, अब एक बात यहां से और भी ध्यान देंगे कि इस जहाज का भारत में बांग्लादेश उच्चायोग में सरकारी रक्षा सलाहकार और मुख्यालय गोवा नौसेना क्षेत्र के अधिकारी द्वारा स्वागत करा गया। ठीक है, और एक इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये तो एक फॉर्मल बात थी कि उसकी रिसीविंग किसने करी। ठीक, बीएनएस संग्राम जो है, और बीएनएस संग्राम है कौन? तो ये एक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, किसका? तो बांग्लादेशी नौसेना जहाज का। ठीक, तो बीएनएस संग्राम लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के सदस्य के रूप में भाग लेने जा रहा है। तो यहां से ये प्रश्न बनाया जा सकता है कि बीएनएस संग्राम कहां पार्टिसिपेट करने जा रहा है? तो आपको याद होना चाहिए कि ये जा रहा है संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल सदस्य के रूप में भाग लेने। ठीक है, कहां पे? तो लेबनान में। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ, क्योंकि बांग्लादेश के बारे में मैंने पीछे भी बहुत बार डिस्कस करा है। ये बांग्लादेश भारत से सबसे अधिक लंबे दूरी तक टच करता है और बांग्लादेश सबसे अधिक पश्चिम बंगाल की सीमा के साथ लगता है। तो इन सभी चीजों को आप पीछे से नोट करते रहिए। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है जीपी गर्ग। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देंगे कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक, तो इसको अगर हिंदी में कहें तो आपको लिखा हुआ मिल सकता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। क्या लिखा हुआ मिलेगा? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोल सकते हैं, या फिर आप इसी को आगे यहां पे ध्यान देंगे कि जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, ठीक है, इसके जेपी गर्ग, ठीक है, जो इसके कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। ठीक, कौन? जेपी गर्ग। यहां पे जो जीपी गर्ग है उसे आप जेपी गर्ग कर लेंगे। तो जेपी गर्ग जो इसके कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए, इससे पहले यह सेबी के मुख्य महाप्रबंधक थे। कौन? जेपी गर्ग। अब यहां पे एक प्रश्न और भी बन सकता है कि सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? उत्तर है अजय त्यागी। ठीक है, और सेबी का हेडक्वार्टर कहां है? तो वो है मुंबई में। इतना बात आप सेबी से संबंधित ध्यान रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 19 की तरफ। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 टू 2000 पुस्तक के लेखक
कौन है? उत्तर है अर्जुन सुब्रमण्यम। और जो राइटर और बुक्स का नाम है उन्हें आप एज इट इज याद रखा कीजिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 20 के तरफ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना हेतु किस शहर को चुना है? उत्तर है ईटानगर। और मैंने आपको ये पिछले डेली डोज में बताया था कि अरुणाचल प्रदेश को इस कार्य के लिए चुना गया और अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर शहर को चुना गया। ठीक है, तो आप पीछे के डेली न्यूज को भी अगर आप देख रहे होंगे तो वहां से भी इसके बारे में आपने एक अच्छा खासा इंफॉर्मेशन गैदर कर चुका होगा। ठीक है, तो आज का सवाल है आपके लिए, भारतीय रुपए का अवमूल्यन अब तक कितनी बार किया जा चुका है? अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल का सहायता लीजिए, वहां से पढ़िए और फिर उस चीज को एक बार इस प्लेटफॉर्म पर लिख दीजिए, जिससे कि आपको बहुत लंबे समय तक के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, और पिछले रोज हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। ठीक है, प्रश्न क्या था कि किसी फेमस पर्सनालिटी का निधन हुआ था। वो फेमस पर्सनालिटी कौन थे? तो पंडित जसराज थे। ठीक, जो कि संगीत के क्षेत्र से आते थे। तो प्रश्न ये था कि वो किस घराने से संबंध रखते हैं? तो उत्तर है मेवाती घराने से उनका संबंध है। ये था आज का डेली डोज। ठीक है, आपको कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका कमेंट हमारे लिए तब है जब आप पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसे लाइक करें न करें। कमेंट अगर गुड फीडबैक या बैड फीडबैक के लिए दें या न दें, इसे शेयर करें या न करें, सब्सक्राइब करें या न करें, इससे हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सभी से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका कमेंट आप अवश्य दें, इतना उम्मीद हम आपसे करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले डेली डोज में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।